अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वे निश्चित रूप से भारी मारक हैं, लूसियस ने सोचा जब उसने दोनों को हवा में देखा। वह एस्मेरिल्डा से लड़ने वाले व्यक्ति का नाम नहीं जानता था, लेकिन यदि आप मुख्य खलनायक के साथ मुकाबला करना चाहते थे तो कहानी में उसकी अच्छी भूमिका होनी चाहिए थी। उसे अब भी यह जानकर आश्चर्य हुआ कि एस्मे इतने लंबे गाउन में इस तरह से चल सकती है। कपड़े को उसे धीमा कर देना चाहिए था, उसे ठोकर मार देनी चाहिए थी, या कम से कम उसकी गतिविधियों को अनाड़ी बना देना चाहिए था, लेकिन वह पत्थर के मैदान में पानी की तरह बह रही थी। उसके कूल्हों की प्रत्येक हलचल में सटीकता थी। उसके पैर सुरुचिपूर्ण ढंग से हिल रहे थे। मैं इस स्थिति में केवल उस आदमी की वजह से हूँ, उसने सोचा, अपनी कमर को मोड़ते हुए, जैसे बिजली की एक कड़कती मुट्ठी उस जगह को चीर रही हो जहां कुछ क्षण पहले उसकी छाती थी। गर्मी ने उसके गाल को छुआ, उसके बाल स्थिर रूप से खड़े हो गए। ये व्यक्ति बिजली और हवा दोनों का प्रयोग कर रहा था, एक ऐसा संयोजन जिससे उसके मुंह के गरजने के समान थे, तथा साथ ही साथ तेज हवा भी चल रही थी। हर वार इतना जबरदस्त था कि पत्थर के फर्श पर गड्ढे पड़ गए। मुझे इराइल का सामना करना सचमुच बिल्कुल पसंद नहीं। अगली बार तुम किसी राहगीर पर शराब नहीं फेंकोगे, इराइल चिल्लाया। उसकी आवाज हवा के साथ बह गई। उसकी मुट्ठी आगे की ओर झुकी हुई थी, जो बिजली की कुंडलित धाराओं में लिपटी हुई थी। एस्मेरल्डा पीछे झुक गई, उसके गाउन का किनारा हरकत से फैल गया, मुक्का उसकी नाक से 1 इंच दूर रह गया। उसके पीछे का पत्थर टूट गया। उसने तुरंत जवाब दिया और अपने पैर को चाबुक की तरह ऊपर की ओर झुका दिया, एड़ी से उसके पेट को कुचलने का लक्ष्य बनाया। लेकिन इराइल ज्यादा तेज था। उसने जोर से हाथ बढ़ाया और उसके टखने को मजबूती से पकड़ लिया। एक मोड़, एक टॉक और फिर एक शक्तिशाली झटका। एस्मेरल्डा का शरीर एक गुड़िया की तरह आकाश की ओर उछाला गया। हवा में घूमते हुए उसकी सांस रुक गई। मन नीचे बढ़ गया। धमाका। बिजली का एक भाला ऊपर की ओर कौंधा, जिससे वह बीच चक्कर खा गई। चिंगारियां उसके शरीर पर रेंगती हुई उसकी त्वचा से टकराईं और गड़गड़ाहट अखाड़े की दीवारों से गूंज उठी। प्रकाश के विस्फोट ने उसकी आकृति को निगल लिया तथा उसके पीछे केवल धुआं ही रह गया। मैं ये जीत सकती हूँ यदि मैं अपनी आत्मीयता का उपयोग करूँ, उसने गंभीरता से सोचा। उसका शरीर स्थिरता से तप रहा था। उसकी सहज प्रवृत्ति उससे चिल्लाकर कह रही थी कि वह अपनी बात बाहर निकाल दे, उसे रोकना बंद कर दे, उसे जलाकर राख कर दे। लेकिन उसे इससे नफरत थी। वह इस बात से नफरत करती थी कि वह कितनी आसानी से वह बन जाती है जिसके बारे में हर कोई पहले से ही फुसफुसाता था। भले ही उसने कठोर अभिनय किया हो, भले ही उसने भूमिका को बखूबी निभाया हो, लेकिन उसे राक्षस बनना पसंद नहीं था, जैसा कि कहा जाता था। धुआं कम हो गया। ये गाउन महंगा था, उसने सपाट स्वर में कहा, जैसे ही वह उतरी धुंध से बाहर निकल रही थी, मानो बिजली एक हल्की सी परेशानी थी। एक हल्की सफेद आभा उसके शरीर पर धुंध की तरह फैल गई। वोल्टेज बेकार में उस पर से गुजरा, धीरे धीरे गायब हो गया। और यह मेरी पसंदीदा ड्रेस भी थी। उसका गाउन, जो कभी लहराता हुआ और राजसी था, अब जांघों से नीचे तक जला हुआ और फटा हुआ था। किनारे काले पड़ गए थे, आग से जल गए थे, जिससे उसकी पीली टांगें नंगी हो गई थीं। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। वह अपनी एड़ी के एक झटके से पत्थर पर उतरी। फिर धीरे से उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। हवा झुक गई। लूसियस ने अपना सिर झुकाया। एस्मेरल्डा के चारों ओर ऊर्जा ज्वार की तरह फैल गई, हर दिशा में फैल गई। उसके पैरों के नीचे पत्थर का फर्श टूट गया क्योंकि उसका सार सूख गया था। बेजान भूरे रंग की नसें सड़ांध की तरह फैल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अखाड़ा मंद पड़ गया हो, मानो सारी रौनक ही खत्म हो गई हो। तुम मर जाओ तो कैसा रहेगा? उसने पूछा। उसकी टेढ़ी मुस्कान उसके चेहरे पर तीखी हो गई और ऊर्जा का सागर उतर आया। लूसियस को ये बात तुरंत महसूस हो गई। ये भौतिक नहीं था, सामान्य अर्थों में मानसिक नहीं था, ये कहीं अधिक गहरा था। आत्मा पर दबाव। यदि वह लहर इराइल को छूती तो उसके शरीर पर कोई निशान नहीं छोड़ती, बल्कि उसके सार को चीर देती, जिससे वह अपंग हो जाता या उससे भी बदतर स्थिति में चला जाता। अखाड़ा कराह उठा, पत्थर चीखने लगे, मानो उनका अस्तित्व ही नष्ट हो गया हो। ऊर्जा एक भूखे जानवर की तरह आगे बढ़ी और अजेय गति के साथ इराइल की ओर टूट पड़ी। और वह हिल भी नहीं रहा है। लूसियस ने तेजी से सोचा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। इराइल वहीं खड़ा था, उसका शरीर ढीला, मुठियां झुकी हुई, भाव शांत। डर का जरा भी एहसास नहीं। आखिर कौन अपनी आत्मा को इस तरह जोखिम में डालेगा? समुद्र उसके पास पहुंच गया और बिखर गया। ऊर्जा का विशाल ज्वार, आत्मिक शक्ति की वो विनाशकारी दीवार सूर्य की रोशनी में धुंध की तरह टूट गई।
ये हानिरहित कणों में बिखर गया, हवा में तब तक बहता रहा जब तक कि वे अस्तित्वहीन नहीं हो गए। इराइल वहां अछूता खड़ा रहा। और फिर वह मुस्कुराया। मैं जानता था कि तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। उसकी मुस्कुराहट में अहंकार झलक रहा था क्योंकि उसे इस बात का पूरा यकीन था। लूसियस ने पलकें झपकाईं। वह दृश्य को एक साथ नहीं जोड़ सका। क्या मैं यहाँ कुछ भूल रहा हूँ? उसने सोचा। खलनायक को निर्दयी माना जाता था। यह उसका स्वभाव था, कहानी में उसकी भूमिका थी। वह चाय गिराने पर नौकर को मार सकती थी, बोरियत के कारण किसी की जान ले सकती थी, गलत तरीके से सांस लेने पर प्रतिद्वंद्वी को मार सकती थी या उसे बहुत अधिक परेशान करने पर किसी व्यक्ति को मार सकती थी। यही तो एस्मेरिल्डा थी जिसे वह जानता था। तो फिर उसने अपनी ड्रेस जलाने के लिए उसे आत्मा की क्षति पहुंचाए बिना क्यों नहीं छोड़ा? एस्मे ने अपने हाथ नीचे कर लिए। आभा फिर से लुप्त हो गई, मानो उसने कुछ भी प्रकट नहीं किया हो। इराइल ने सहजता से मुड़कर एक हाथ हिलाया, मानो पूरी बातचीत को खारिज कर रहा हो। इस बार तो माफ कर दूंगा, उसने हल्के से कहा, लेकिन अगली बार कुछ और मत करना। इतना कहकर वह चला गया। लूसियस नीचे तैरता रहा और एस्मेरिल्डा के चेहरे के ठीक सामने उल्टा लटक गया। ये सब क्या था? उसने जिज्ञासा से भरी आवाज में पूछा। एस्मेरिल्डा ने आह भरी। उसकी उंगलियां उसके काले बालों में फिर रही थीं और वह अपने लंबे बालों को कंधों के पीछे समेट रही थी। उसने फटी हुई पोशाक को खींचा, कपड़े को कुछ हद तक ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बहुत देर तक वही रहे और वह उसकी आंखों से बच गई। लूसियस ने भौहें उठाईं। वह उसे इससे दूर नहीं जाने देगा। आखिरकार उसने एक हल्की सांस छोड़ी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी आंखें नर्म पड़ गईं। इराइल मेरा बचपन का दोस्त था, उसने धीरे से स्वीकार किया, मानो कवच उतार रहा हो। मैं उससे चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकती। लूसियस ने अपना सिर झुका लिया। उसकी उल्टी निगाहें थोड़ी संकुचित हो गईं। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैंने सोचा था कि यह कुछ अधिक मसालेदार होगा, उसने सोचा। मैं कसम खाता हूं कि मुझे ये जानने के लिए कि आगे क्या होने वाला है, कथानक पर निर्भर रहना बंद करना होगा। लूसियस ने एक लंबी चिड़ी हुई आह भरते हुए सोचा। उसका सिर थोड़ा सा झुका हुआ था और उसकी नजरें एस्मेरिल्डा पर टिकी थीं, जो अपनी जली हुई पोशाक से कालिख झाड़ने के लिए पीछे मुड़ी हुई थी। उन्होंने कभी इराइल का जिक्र ही नहीं किया, न कहानी में, न पृष्ठभूमि की कहानियों में, न ही बेकार के अध्यायों में। और अब वह अचानक खलनायक का बचपन का दोस्त बन गया है। मैं इसके साथ कैसे काम करूं? ये भ्रामक और यहां तक कि क्रोधित करने वाला था। कथानक पर भरोसा करने की उसकी पूरी वजह यही थी कि इससे उसे एक सहारा मिलता था। उसे पता था कि कब झुकना है, कब आगे बढ़ना है, कब हंसना है। लेकिन अगर कहानी में नए पात्र आने शुरू हो जाए तो सारी शर्तें खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब है कि वह तुम्हारा बचपन का प्यार है, लूसियस ने आखिरकार कहा। उसके होठों पर खुशी की मुस्कान थी और वह उसके करीब झुक गया। उसका सिर बस इतना ही घूमा कि वह उसे तिरछी नजर से देख सके। मैं इसे ऐसे नहीं कहूंगी, उसने कहा। उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें एक तीखी धार थी, मानो वह उस विचार को जीवन पाने से पहले ही दबा देना चाहती हो। फिर अपनी हथेली ऊपर उठाकर उसने आत्मिक ऊर्जा की एक झिलमिलाहट उस पर नाचने दी। चमक उसकी उंगलियों तक फैल गई और उसने लूसियस के चेहरे पर एक जोरदार झटका मारा। ये कभी नहीं उतरा। हमला उसके गाल के पास ही रुक गया, वह अनंत तक नहीं पहुंच सका। विशेषकर तब नहीं जब मैं उस आदमी को आसानी से मार सकती हूं, उसने आगे कहा। उसके होंठ मुड़ गए और वह मुस्कुराहट नहीं थी। उसकी निगाहें नर्म पड़ गईं और उसने कहा, इसके अलावा मैं तो बस एक राक्षस हूं। अंतिम शब्द एक स्वीकारोक्ति की तरह निकला। लूसियस की भौहें तन गईं। आह, ये कहां से आया? वह सोचने लगा। उसने चुपचाप आह भरी। उसे इस तरह की चीजों से निपटना नापसंद था। भावनात्मक जटिलता उनकी विशेषता नहीं थी। खैर, जो भी हो। वह हवा से हल्के से नीचे गिरा और सहजता से टूटे हुए पत्थर पर उतरा। वह सीधा हुआ, अपने हाथों से धूल झाड़ी और विषय बदल दिया। तुमने फिल्मी दोस्त बनने की बात की थी। क्या तुम्हारे मन में कोई सुझाव है? मैं आमतौर पर हॉरर फिल्में नहीं करता, लेकिन उसका सिर ऊपर उठा। उसकी उदास आंखें एकदम से चौड़ी हो गईं। वे चमकदार, चौड़ी और लगभग पिल्ले जैसी थीं। सारा अकेलापन पलक झपकते ही गायब हो गया। तुम सच में जाओगे? उसने हाँफते हुए पूछा। पास आते हुए उसकी जली हुई पोशाक उसकी जांघों पर लहरा रही थी। जैसे सच में जाओगे? लूसियस ने अपनी भौहें चढ़ाईं और बनावटी गंभीरता से अपनी गायब दाढ़ी को सहलाया। या मुझे अपना विचार बदल देना चाहिए? उसने चिढ़ाते हुए कहा। नहीं, रुको मत।
उसने जल्दी से कहा। घबराहट में उसकी आवाज फट गई, इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती। जैसे ही उसने अपने बगल में हाथ बढ़ाया, उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया, उसकी उंगलियां किसी चीज को पकड़ नहीं पा रही थीं। फिर सफेद रोशनी की एक हल्की सी लहर के साथ कुछ झिलमिलाता हुआ अस्तित्व में आया। लूसियस ने पलकें झपकाईं। उसने एक फोन निकाला। मैं इसे आत्मा की जेब कहती हूँ, एस्मेरल्डा ने इस घटना को देखकर गर्व से बताया, और उस पतले उपकरण को ऐसे उठाया जैसे कोई बच्चा अपना कीमती खिलौना दिखा रहा हो। मैं यहाँ चीजें चोरी होने की चिंता किए बिना रख सकती हूँ। लूसियस एक क्षण तक देखता रहा। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह से कोई भी आपसे चोरी करने की हिम्मत करेगा, उसने सोचा, लेकिन बुद्धिमानी से उसने यह बात अपने तक ही सीमित रखी। उसने अपनी स्क्रीन पर टैप किया, तेजी से स्क्रॉल किया, फिर चमकती आंखों से उसे उसकी ओर घुमाया। एक वेब पेज उसकी ओर चमक उठा। मुझे ज़ॉम्बी अवेकनेस आई के टिकट मिल गए हैं। इसका प्रीमियर कल हो रहा है। यह उन मरे हुए जागे हुए लोगों के बारे में है जिनके पास अभी भी अपनी शक्तियां हैं, लेकिन वह बोलती रही। जैसे जैसे वह कहानी में आगे बढ़ती गई, उसकी आवाज तेज होती गई, उसके हाव भाव जीवंत होते गए। वह पात्रों, परिवेश और उन अद्भुत व्यावहारिक प्रभावों के बारे में बताती गई जिनके बारे में उसने सुना था। उसके हाथ ऐसे हिल रहे थे जैसे वो हवा में दृश्य चित्रित कर रही हो। उसने अपनी उंगलियों को पंजों की तरह मोड़ते हुए ज़ॉम्बी के गुर्राने की नकल भी करने की कोशिश की। लूसियस ने अपनी नाक को भींच लिया और अंदर ही अंदर आहें भरने लगा। उसे सच में इसमें मजा आ रहा है। वाह, मुझे तो बस यही चाहिए था, एक हॉरर की दीवानी खलनायिका जो मुझे फिल्मों में खींच ले। उम्मीद है कि मैं बच जाऊंगा। जरूर, तुम मुझे स्टिच के बारे में पूरी जानकारी मैसेज कर सकती हो, उसने आखिरकार हार मानते हुए कहा। वैसे भी वेनेसा उसका इंतजार कर रही थी, वह यहाँ इतनी देर ही रुक सकता था। एस्मेराल्डा जम गई। टी टेक्स्ट, वह हकलाते हुए बोली। स्टिच पर। लूसियस ने पलकें झपकाईं। क्या आपके पास ऐप नहीं है? उसने बहुत तेजी से सिर हिलाया, उसके बाल उछल रहे थे। मैं करता हूँ। लूसियस को उस पर विश्वास नहीं हुआ। इससे पहले कि वह विरोध कर पाती, उसने हाथ बढ़ाया और उसके हाथ से फोन छीन लिया। जैसे ही वह स्क्रॉल कर रहा था, उसकी हौंफती हुई सांसें उसके साथ चल रही थीं। निश्चित रूप से, उसका स्टिच खाता बंजर था। ये किसी ऐसे व्यक्ति का अकेला इंटरफेस था जिसने इसका उपयोग प्रोफाइल बनाने के अलावा कभी नहीं किया था। क्या आपके कोई मित्र नहीं है? उसने पूछा। उसकी आवाज सपाट थी, जो उपहास से अधिक स्तब्ध थी। कम से कम एक या दो लोग आमतौर पर फीड को अव्यवस्थित कर देते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी बॉट्स भी घुसने की कोशिश करते हैं। एस्मेराल्डा के होंठ कस गए। उसने नजरें फेर ली। खैर, कोई भी मुझे संदेश नहीं भेजना चाहता था, इसलिए उसने धीरे से कहा। लूसियस एक क्षण तक उसे घूरता रहा। फिर कंधे उचकाते हुए उसने खुद को उसकी सूची में शामिल कर लिया। लो, बाद में मुझे मैसेज कर देना, उसने फोन वापस देते हुए कहा। मानो किसी संकेत पर गलियारे से एक आकृति उनकी ओर तेजी से आए। नौकरानी की वर्दी पहने एक बुजुर्ग महिला दौड़ते हुए उसके कपड़े लहरा रहे थे और थकान से उसका चेहरा लाल हो गया था। वह झुक गई, अपने हाथों से अपने घुटनों को सहारा दिया, सांस लेने के लिए हौंफ रही थी। लेडी एस्मेराल्डा, नौकरानी ने हाँफते हुए सिर उठाया। आपको ऐसे भागकर अपनी ड्रेस नहीं देखनी चाहिए। गाउन की खराब हालत देखकर उसकी आंखें निराशा से चौड़ी हो गईं। हालांकि एस्मेराल्डा ने उसे मुश्किल से सुना। वह मुस्कुरा रही थी। उसने अपना फोन ट्रॉफी की तरह उठाया और नौकरानी के चेहरे पर दे मारा। देखो टिम्मी, उसने खुशी से कहा, अब मेरा एक बॉयफ्रेंड है। जब तक उसने ये कहा, लूसियस गायब हो चुका था। ... आप लगभग देर से आ रहे हैं, वेनेसा ने सपाट लहजे में कहा। जैसे ही समारोह अपने अंतिम चरण में पहुंचा, लूसियस भव्य हॉल में वापस चले गए। बीच में राष्ट्रपति एक विशाल केक के सामने खड़े थे, जिसकी प्रत्येक परत पर अलंकृत डिजाइन बने हुए थे। उसके बगल में परिषद के प्रमुख सदस्य और कई कबीले प्रमुख औपचारिक चाकू पकड़े हुए थे। लूसियस की नजर वैलेरियन, लियो सिल्वरहेन, रूनेनफोस बुजुर्ग पर पड़ी, जिनकी दाढ़ी बहुत अजीब थी। सभी एक सुव्यवस्थित ढंग से खड़े थे। यहाँ तक कि संत भी पास में खड़ी थी, उनके हाथ नाजुक ढंग से जुड़े हुए थे। हमारी 101वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, राष्ट्रपति ने अपनी साहसिक आवाज में घोषणा की। उसने अपना चाकू ऊंचा उठाया, बाकी सब भी उसकी नकल कर रहे थे। उसकी मुस्कान ऐसी चमक रही थी मानो पहले से ही अभ्यास किया गया हो। मानवता के लिए, मानवता के लिए, पूरा हॉल एक स्वर में चिल्लाया। चाकू केक में धंस गए और बस इसी तरह उत्सव का अंतिम भाग शुरू हो गया।
लूसियस ने अपने सिर पर मालिश की और वह एक परिचित छत को घूरने लगा जो उसके ऊपर थोड़ा घूम रही थी। मैं घर आ गया हूँ, उसने सोचा और हल्की सी कराह निकाली। उसका मुंह सूख गया था, गला खराब था तथा पिछली रात के पे के स्वाद से उसका पेट खराब हो गया था। परिषद द्वारा केक काटने के बाद उत्सव शराब और मजबूत शराब के अंतहीन दौर में चला गया। प्रत्येक टोस्ट पिछले से अधिक आग्रहपूर्ण था। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी सीमा पार हो गई। आखिरी बार मैंने 2025 में इतनी शराब पी थी, उसने अपने पसीने से तरमाथे पर हाथ फेरते हुए सोचा। उसके बाल उसकी त्वचा से चिपके हुए थे, जो शराब की गर्मी से गीले थे और अभी भी उसके शरीर से बाहर निकल रहे थे। उसे ये भी याद नहीं था कि वह इस भावना से कितना नफरत करता था। भारी भारी सिर, सुस्त शरीर, घंटों बिस्तर पर पड़े रहने की तीव्र इच्छा। क्या मुझे आज घर पर ही रहना चाहिए? इस विचार ने उसे लुभाया। बिस्तर पर पूरा दिन बर्बाद करना शहर भर में घसीटने से बेहतर लग रहा था। लेकिन जब उसने बेडसाइड टेबल पर रखे अपने फोन की ओर हाथ बढ़ाया, तो स्क्रीन पर इतने सारे नोटिफिकेशन आ गए कि उसका हैंगओवर भूल गया। उसने पलकें झपकाईं। स्टिच ऐप पर बाढ़ आ गई थी। एट एस्मराल्डा 344 कार्यक्रम स्थल ग्रैंड ऑरोरा सिनेप्लेक्स है। ये सुबह 10 बजे शुरू होगा। एट एस्मराल्डा 344, अरे आप आ रहे हैं? एट एस्मराल्डा 344 अभी तक तैयार नहीं हुई, बस आपको मैसेज करके बता रही हूँ कि आप कहाँ हैं। एट एस्मराल्डा 344, मुझे मत बताओ कि तुम छोड़ रहे हो। एट एस्मराल्डा 344, वहां पहुंच गए। एट एस्मेराल्डा 344। लूसियस अपनी कनपटियों पर दर्द के बावजूद मुस्कुराया। बहुत ज्यादा नाटकीय लड़की है, उसने सिर हिलाते हुए सोचा। उसे अपनी आलसी योजनाओं को रद्द करना होगा और खुद को बाहर निकालना होगा। इसलिए नहीं कि उन्हें फिल्म की विशेष परवाह थी, बल्कि इसलिए कि एस्मेराल्डा को स्पष्ट रूप से इसकी परवाह थी। और वह इस बारे में बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं थी। तभी उसका दरवाजा चरमरा कर खुला। आह मेरे प्रभु, विली ने अंदर कदम रखते हुए थोड़ा झुककर कहा। लूसियस ने भौहें उठाईं। वेनेसा कहाँ है? उसने सोचा कि क्या वह कल की बातचीत से पहले ही निपट चुकी होगी। परिषद समय बर्बाद करने के लिए नहीं जानी जाती थी, विशेषकर तब जब उपहार या नए विशेषाधिकार की बात आती थी। आपके जागने से 1 घंटा पहले ही उसे काउंसिल बिल्डिंग में बुलाया गया था, महाराज, विली ने विनम्रता से समझाया। लगता है आप कहीं घूमने जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या मैं कुछ कपड़े तैयार कर लूं? लूसियस ने अपने बिखरे बालों को पीछे करते हुए हल्की सी आह भरी। हाँ शुक्रिया विली। उन्हें अच्छा बनाओ। विली ने पीछे हटने से पहले पुनः झुककर प्रणाम किया। ... एस्मेराल्डा ने गहरी सांस ली जब वह सिनेमा के बाहर इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में फोन था। मैंने वह सब कुछ किया जो टिन्नी ने मुझसे करने को कहा था, उसने चिंतित होकर सोचा। पिछली रात के बाद उसने रिश्तों के बारे में गाइड और लेख पढ़ने में घंटों बिताए थे, दोस्तों और बॉयफ्रेंड के बीच अंतर करने की कोशिश कर रही थी। ये भ्रामक, लगभग बेतुका था। प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं को चूमते थे, उनके हाथ पकड़ते थे तथा शरारती हरकतें करते थे, जबकि मित्र केवल बातें करते थे या सामान्य रूप से घूमते थे। तो लूसियस उसका दोस्त था या था? क्या वह उसके साथ शरारतें करना चाहती थी? लेकिन अभी वह अकेली थी और सिनेमाघर का विशाल प्रवेश द्वार उसे और भी छोटा महसूस करा रहा था। एक दोस्त को बनाए रखना जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन है, उसने चुपचाप स्वीकार किया। लूसियस से पहले इराइल ही उसका एकमात्र साथी था और तब भी चीजें अजीब तरीके से समाप्त हुई थीं। अब उसे डर था कि वह फिर से गड़बड़ कर देगी। क्या मैंने बहुत सारे संदेश भेजकर उसे परेशान कर दिया? उसने अपने होंठ काटे। कुछ गाइडों ने कहा कि पुरुषों को स्पैम किया जाना पसंद नहीं है, लेकिन इराइल के बाद यह उसका पहला वास्तविक मित्र था। वह लूसियस को लंबे समय तक अपने पास रखना चाहती थी। जैसे ही उसने आशा छोड़ने के बारे में सोचा, एक परिचित आवाज ने उसके विचारों को काट दिया। क्या हम यहीं खड़े रहेंगे या फिल्म भी देखेंगे? उसका सिर एक ओर झुक गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। लूसियस वहां खड़ा था। उसने एक ऊनी कोट और पतलून पहन रखी थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह किसी फिल्म देखने नहीं बल्कि किसी कूटनीतिक बैठक में जा रहा है। उसके पहले बिखरे बाल अब पूरी तरह से व्यवस्थित हो गए थे और आंखों के नीचे थकान की हल्की सी छाया के बावजूद वह बेहद सुंदर लग रहा था। मैंने सोचा था कि तुम नहीं आओगे, एस्मेराल्डा ने धीरे से स्वीकार किया। प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हुए उसकी राहत एक हल्के से मुंह बनाकर छिपी हुई थी। क्यों नहीं? लूसियस मुस्कुराया। हम फिल्मी दोस्त हैं, याद है? उन्होंने मन ही मन आशा व्यक्त की कि व्यवस्था इसे किसी प्रकार के योगदान के रूप में स्वीकार करेगी। कम से कम तब तो ये सब व्यर्थ प्रयास नहीं लगेगा।
उसने खाली थिएटर में चारों ओर नजर दौड़ाई। रुको, हम ही यहाँ क्यों हैं? एस्मे के होठों पर शरारती मुस्कान आ गई। क्या मैं ये बताना भूल गई कि मैंने पूरी जगह खरीद ली है, सिर्फ हम दोनों के लिए? लुसियस बीच में ही रुक गया और उसकी तरफ देखकर आंख मारने लगा। तुम क्या? इससे पहले कि वह विरोध कर पाता, उसने उसकी आस्तीन पकड़ ली और उसे अंदर खींच लिया। सिनेमाघर विशाल था, जिसमें दर्जनों सिनेमाघर चमकते हुए गलियारों में फैले हुए थे। लेकिन एस्मेरिल्डा ने संकोच नहीं किया और उसे उच्च भुगतान वाले ग्राहकों के लिए आरक्षित एक प्रमुख कमरे में ले गई। आलीशान रिक्लाइनिंग सीटें, विशाल घुमावदार स्क्रीन तथा तारामंडलों से जगमगाती छत से यह स्पष्ट हो गया कि उसने कोई सामान्य कमरा बुक नहीं किया था। ये शीर्ष स्तर की विलासिता थी। ये लड़की वास्तव में सूक्ष्म का अर्थ नहीं जानती, लुसियस ने सोचा, लेकिन उसने खुद को उसके साथ चलने दिया। ... इस बीच शहर के दूसरी ओर वेनेसा काउंसिल कार्यालय के बाहर बैठी हुई तीसरी बार अपने काले सूट को ठीक कर रही थी। उसकी मुद्रा एकदम सही थी, उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके पेट की गांठ खुलने का नाम नहीं ले रही थी। आपको परिषद भवन में तब तक नहीं बुलाया जाता था जब तक कि मामला अत्यावश्यक न हो या आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य न सौंपा गया हो। दोनों ही संभावनाओं ने उसे बेचैन कर दिया। मिस वेनेसा, रिसेप्शनिस्ट ने धीरे से पुकारा, कृपया आगे बढ़ें। वेनेसा आराम से खड़ी थी, उसकी पॉलिश की हुई एड़ियां संगमरमर के फर्श पर टकरा रही थीं, जब वह बड़े स्लाइडिंग दरवाजों की ओर बढ़ रही थी। वे एक धीमी सी आवाज के साथ खुले, जिसमें 5 काउंसिल बोर्ड सदस्यों का अर्धवृत्त दिखाई दिया। उनके वस्त्र उन्हें अत्यधिक अधिकार वाले पुरुष और महिला के रूप में चिन्हित करते थे। उसने आदरपूर्वक झुककर कहा, पार्षदगण। राष्ट्रपति ने उपेक्षापूर्ण ढंग से हाथ हिलाया, बहुत हो गई औपचारिकताएं। बैठिए। वेनेसा ने आज्ञा का पालन किया। राष्ट्रपति ने एक फाइल मेज पर से उसकी ओर सरका दी। सर लुसियस ने ग्रिमा के लिए एक नई इमारत का अनुरोध किया है। हमने आज आपको फोन करके पूछा है कि आप इसे कहाँ चाहते हैं। वेनेसा ने स्तब्ध होकर पलकें झपकाईं, लेकिन तुरंत ही उसने शांत भाव से सिर हिलाकर अपनी पलकें छिपा लीं। उसने फोल्डर को खिसकने से रोकने के लिए उस पर अपना हाथ रखा और उसे जांचने के लिए अपने पास खींच लिया। राष्ट्रपति ने आगे कहा, मुझे नहीं पता था कि आप व्यापारिक जिले में ऊंची इमारत पसंद करेंगे या बाहरी इलाके के निकट एक सुरक्षित परिसर जैसा कुछ और अधिक गोपनीय। वेनेसा ने धीमी सांस ली। कब, कैसे, क्यों? वह अपने लिए कुछ मांग सकता था। उसने सोचा और शिकायत की, मैं उससे बाद में पूछूंगी। फिर उसने उस चीज की ओर इशारा किया जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। लुसियस एक बदले हुए आदमी के रूप में थिएटर से बाहर निकला। नहीं, वो प्रबुद्ध या प्रेरित नहीं हुआ, बल्कि पूरी तरह से इस तरह बदल गया कि उसे अपने जीवन के विकल्पों पर सवाल उठाने पड़े। वह भयभीत था, पूरी तरह से भयभीत था, और अगर वह ईमानदारी से कह रहा था, तो सबसे अधिक भयभीत वह स्वयं से था कि उसने पहली बार में ही इस बात पर सहमति दे दी थी। वह एक अच्छी फिल्म थी। एस्मेरल्डा की संतुष्टि भरी आह में आत्मसंतुष्टि का भाव था, हालांकि उसकी आवाज में हल्का कंपन उसे धोखा दे रहा था। दरअसल ये पहली बार था जब उसने किसी और के साथ कोई फिल्म देखी थी। इसीलिए उसने तय किया कि उसे सख्त रवैया अपनाना होगा। भले ही उसने आधे दृश्यों के दौरान अपने आर्मरेस्ट को अपनी उंगलियों से पकड़ रखा हो, और भले ही उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा हो, वह कभी स्वीकार नहीं करेगी कि वह अपना चेहरा छिपाने के कितने करीब आ गई थी। चलो हम इस बात पर सहमत हो जाएं कि इसे दोबारा नहीं देखेंगे। मैं सहमत हूँ, लुसियस बुदबुदाया, अपने माथे पर ऐसे मालिश करते हुए जैसे किसी ने अभी अभी रसातल में झांका हो। ये तो द हॉलो मैन से भी बदतर था। कम से कम वह तो सहनीय था। जैसे ही फिल्म की तस्वीरें उसके दिमाग में घूमने लगी, उसका चेहरा द्वंद्व से भर गया। ये दुनिया सिर्फ तकनीक में ही पृथ्वी से आगे नहीं थी, बल्कि यह भयावहता में भी दशकों आगे थी। वे खून खराबे से नहीं कतराते थे, और इसी कारण से उनमें इच्छा हुई कि जो कुछ उन्होंने अभी अभी देखा था, उसे वह भूल जाएं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसने सोचा होगा कि पालने में लेटे अपने बच्चे को गाना सुनाते हुए माँ द्वारा अपना चेहरा उधेड़ने वाला दृश्य डालना अच्छा विचार होगा, लुसियस ने धीमी आवाज में कहा। जिस तरह से त्वचा छिल रही थी, हर पंक्ति के साथ लोरी की आवाज और गीली होती जा रही थी। उसने सिर हिलाते हुए अपनी बात रोकी, तुमने ये टिकटें क्यों खरीदी? एस्मे कांप उठी। उसने शांत दिखने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ सहज ही उसके गाल पर छू गया, मानो वह खुद को आश्वस्त करना चाहती हो कि त्वचा अभी भी वहां है। मुझे पता है ना? उसने जल्दी से कहा, उस विशेष छवि से आगे बढ़ने के लिए उत्सुक। वे दोनों एक साथ सिनेमा से बाहर निकले। बाहर की ठंडी हवा उन पर किसी आशीर्वाद की तरह बरस रही थी। वे एक पल के लिए खामोश खड़े रहे।
लेकिन जैसे जैसे कुछ सेकंड बीतते गए, एस्मे को कुछ एहसास हुआ। वह नहीं चाहती थी कि वह अभी जाए। उसके अलविदा कहने और अपनी दुनिया में वापस खो जाने के ख्याल से ही उसका सीना चौड़ा हो गया। सौभाग्य से टिन्नी ने उसे बताया था कि यदि ऐसा क्षण आए तो उसे क्या करना चाहिए। हम पहले ही एक फिल्म कर चुके हैं। एस्मे झिझकी और अपने बालों की एक लटकान के पीछे कर ली। अभी भी कुछ समय है, तो क्या हम कुछ खा लें? लूसियस ने उसकी ओर देखा, उसकी एक भौं चढ़ी हुई थी। उसके पेट ने जवाब दे दिया और इतनी जोर से बड़बड़ाया कि उसकी हंसी दब गई। उसे अचानक याद आया कि उसने नाश्ता नहीं किया था। वह बिना रुके हैंगओवर से सिनेमा की ओर कूद गया था और उसके पेट में चुभने वाले खालीपन ने उसके सुझाव को बहुत आकर्षक बना दिया था। जरूर, उसने आखिरकार हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हें आसपास कोई अच्छी जगह पता है, या तुमने हमारे लिए पूरा रेस्टोरेंट ही बुक कर रखा है? उनका व्यंग्य तो प्रभावी हुआ, लेकिन उस तरह नहीं जैसा उन्होंने अपेक्षा की थी। एस्मे ने सोचते हुए अपना सिर झुकाया। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? लूसियस ने पलकें झपकाई। ये व्यंग्य था। ओह! उसने आंखें घुमाई और उसकी आवाज को ऐसे अनसुना कर दिया जैसे यह उसकी समस्या हो, उसकी नहीं। वह उसे व्यस्त सड़क पर ले जाने लगी और बोली, चलो। लूसियस ने अपना सिर हिलाया और उसके साथ कदम मिलाकर चलने लगा। तभी उसकी नजर सड़क के उस पार किसी चीज या यूं कहें कि किसी व्यक्ति पर पड़ी। उसका शरीर तुरंत अकड़ गया। इराइल, वह यहाँ क्यों था, और वह उन्हें उस अस्पष्ट भाव से क्यों घूर रहा था? लूसियस ने कंधे उचकाए। वैसे क्या ये रेस्टोरेंट पास में है? उसकी नजरें फिर से उसकी ओर मुड़ गईं। हाँ, बस आगे ही। उसने अपनी आवाज स्थिर रखने की कोशिश की और सड़क की ओर इशारा किया। वे कांच के टावरों के बीच स्थित एक आरामदायक लेकिन लोकप्रिय रेस्तरां में पहुंचे। अंदर जाते ही सबसे पहले उन्हें इसकी खुशबू का एहसास हुआ। भुने हुए मांस, भुने हुए मसाले, ताजी पकी हुई ब्रेड। यह कोई बहुत ज्यादा महक नहीं थी, लेकिन इसमें एक आकर्षक गर्माहट थी जिससे साफ जाहिर हो गया कि एस्मे यहाँ क्यों आई थी। मैं आमतौर पर फिल्म देखने के बाद यहाँ रुकती हूँ, उन्होंने सहजता से कहा जब वे अंदर आए। अंदर हवा में गप्पे गूंज रही थीं, बर्तन खनक रहे थे और मेजों से हंसी की आवाजें आ रही थीं। यह माहौल बस एक पल का था। जब ग्राहकों ने एस्मे को देखा तो शोर एकदम से कम हो गया, मानो सामूहिक सांसें चल रही हों। सभी की नजरें उससे हट गईं, हालांकि वे आश्चर्यचकित थे कि लूसियस उसके साथ था। हालांकि कर्मचारियों ने अपनी प्रतिक्रिया साझा नहीं की। वेटर तेजी से आगे बढ़े, उनके चेहरों पर जीवंत मुस्कान थी और वे लूसियस और एस्मे को खिड़की के पास सबसे अच्छी मेजों में से एक की ओर ले गए। एस्मे ने सहजता के साथ मेनू स्वीकार कर लिया तथा तुरंत सूची में दिए गए लगभग आधे विकल्पों की ओर इशारा कर दिया। ये, ओह, और यह भी। हाँ, वह भी। लूसियस घूरकर देखता रहा। वेटर ने गुस्से में उसकी बात मानने के लिए कुछ लिखा तो उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। क्या तुम सच में ये सब खाओगे? उन्होंने बहुत कम शोर शराबे के साथ अपना मेनू थमा दिया, बस थोड़ा चिकन और जूस। जैसे ही वेटर चला गया, लूसियस आह भरते हुए पीछे झुक गया। उसके विचार भटक गए। आज मुझे सचमुच बहुत सारे काम करने हैं। मुझे अभी अलारा के साथ समय बिताना है, अगली स्ट्रीम के बारे में सोचना है, और मैंने ड्रोन के पुर्जे खरीदने का भी वादा किया है। हे भगवान, मैं तो फंस ही गया। उसने उन विचारों को अपने मन के पीछे दबा दिया। फिलहाल भोजन पहले आता है। वेटर शीघ्र ही वापस आ गए और ट्रे से लदे हुए ट्रकों को धकेलते हुए चले गए। उन्होंने उन्हें यांत्रिक दक्षता के साथ एस्मे के सामने रख दिया, जिससे लगभग पूरी मेज भाप से भरे व्यंजनों से ढक गई। मिस एस्मेरिल्डा, आपने जो भी ऑर्डर किया था वह सब यहाँ है, उनमें से एक ने विनम्रता से कहा, जो स्पष्ट रूप से इस हद तक की अति का आदी था। लूसियस ने धीरे से सीटी बजाई। ये लड़की ब्लैक होल की तरह खाती है। जब उसका चिकन आया तो उसने कांटे की भी परवाह नहीं की। भूख ने उसे घेर लिया और वह भूखे आदमी की तरह भोजन पर टूट पड़ा। अरे धीरे करो। एस्मे ने हंसते हुए स्टेक का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। उसके होंठ सच्चे मनोरंजन से मुड़ गए। ये भागना नहीं है। लूसियस ने उसकी सलाह अनसुनी करते हुए बड़बड़ाया। मुर्गी तो लाजवाब थी और अभी उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह बेढंगा लग रहा है या नहीं। अचानक एक छाया मेज पर आ गिरी। धीरे से उसने नजरें उठाकर देखा तो इराइल वहां खड़ा था। उस आदमी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। बिना पूछे इराइल ने लूसियस के कंधे पर अपना दृढ़ हाथ रख दिया। अरे, उसने धीरे से कहा, हमें बात करनी है। क्या मैं आपको जानता हूँ? हमने कल एक दूसरे को देखा। मेरा नाम इरा है। लूसियस ने अपना हाथ उठाया और तुरंत ही युवक को रोक दिया।
उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, उसका एक हाथ अभी भी चिकन की खाली प्लेट के पास मेज पर टिका हुआ था। मैं इससे दूसरे शब्दों में कहूं, लूसियस ने सपाट लहजे में कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा? ये शब्द इराइल की अपेक्षा से अधिक प्रभावशाली थे। वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, उसका तैयार किया हुआ परिचय बिखर गया। उसने बातचीत को नियंत्रित करने की उम्मीद की थी, शायद लूसियस को डराने की भी, लेकिन अब जमीन पहले से ही थोड़ी हिल रही थी, लेकिन फिर भी वह ये सब संभाल सकता था। उसने अपने आप को सांस लेने के लिए मजबूर किया और अपने गुस्से को वापस दबा लिया। मैंने देखा है कि तुम उसके साथ घूम रहे हो, इराइल ने अंततः धीमी और गंभीर आवाज में कहा। उसकी नजर एस्मेरिल्डा पर पड़ी, जो अब भी ऐसे खा रही थी मानो उसका कोई वजूद ही न हो। उसे पता नहीं क्यों, पर उसे इससे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं आपकी भलाई के लिए आपको चेतावनी दे रहा हूँ, जितना हो सके उससे दूर रहो। वह एक राक्षस है, जैसा कि सोशल मीडिया कहता है। लूसियस ने एक बार पलकें झपकाईं। फिर अंदर ही अंदर वह लगभग हंस पड़ा। अरे, वह मुझे यही बताने के लिए यहाँ आया है। उसने सोचा, भोजन के बीच में किसी अन्य व्यक्ति को इसलिए रोकना क्योंकि उसने उन्हें एक साथ देखा था। वाह, मुझे लगता है इस समर्पण का सम्मान करना चाहिए। ये तो सरासर नफरत है। क्यों? लूसियस ने लापरवाही से जोर से पूछा। वह ईमानदारी से बातचीत जारी नहीं रखना चाहता था। उसने फिर से अपने चिकन को काटा, जोर से कुतरने की आवाज से सन्नाटा छा गया। मैं बस। इराइल एक पल के लिए लड़खड़ा गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, फिर जोर से अपनी आवाज ऊंची की, बस उससे दूर रहो। लूसियस ने उसे घूरते हुए धीरे धीरे चबाया। उसे और अधिक सुनने की जरूरत नहीं थी। वह पहले से ही समझ गया था कि मामला क्या है। सामान्यतः वह इस तरह के नाटक पर अपना समय बर्बाद नहीं करते। वह किसी महिला के लिए दूसरे पुरुष से लड़ने वाला व्यक्ति नहीं था, विशेषकर सार्वजनिक रूप से। लेकिन वह इराइल की आंखों में हताशा देख सकता था, और इससे उसे सब कुछ पता चल गया। क्या ये कोई राजनीतिक चाल है? उपन्यास में ये बहुत आम बात थी। उपन्यास में इराइल का कोई उल्लेख नहीं था, तो क्या एस्मेरिल्डा के साथ कुछ हुआ था? इस बीच इराइल शांत रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके दादाजी के आदेश स्पष्ट थे और वे अभी भी उसके दिमाग में ताजा थे। मिशन सरल था, एस्मेरिल्डा के करीब जाना, जो वह पहले से ही था, और उसे पूरी तरह से अपने पर निर्भर बनाना, उसका विश्वास जीतना, उसे शादी के बंधन में बांधना और अंततः बच्चे पैदा करना। ये प्यार के बारे में नहीं था, ये तो उसकी शक्ति के बारे में था। अंतरिक्ष की तरह ही उसकी आत्मीयता भी दुर्लभ और अनोखी थी। यदि वे उसे सीधे नियंत्रित नहीं कर सकते, तो वे एक बच्चे के माध्यम से उसके वंश को नियंत्रित करेंगे। इराइल की पूरी जिंदगी यही भूमिका रही, उसकी छाया करने के लिए, दूसरों को दूर रखने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसके पास किसी और का सहारा न हो। पार्टी में वह उससे झगड़ने के बजाय उसे दिलासा देता और वह उसके और भी करीब होती। ये योजना तब तक काम कर रही थी जब तक यह अजनबी सामने नहीं आ गया। कुछ ही समय में लूसियस ने वर्षों के सावधानीपूर्वक अलगाव को समाप्त कर दिया। वे ऐसे भी लग रहे थे जैसे वे किसी डेट से आ रहे हों। सारा व्यर्थ प्रयास। इससे इराइल का खून खौल उठा। लूसियस अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, उसका लहजा अभी भी सहज था। जानते हो, सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे मना किया है, मुझे लगता है मैं उससे बात करता रहूंगा। इसके बाद जो मुस्कुराहट आई वह मित्रतापूर्ण नहीं थी। इराइल का चेहरा काला पड़ गया। वह एक क्षण और लूसियस को घूरता रहा, फिर तेजी से मुड़ा और चला गया। उसके जूते फर्श पर आवश्यकता से अधिक जोर से टकरा रहे थे। उसकी मुट्ठियां अभी भी बंद थीं। ठीक है, उसने कड़वाहट से सोचा, मैं दादाजी को बता दूंगा। वे काउंसिल में हैं, इसलिए वे ही उससे निपट लेंगे। ... रेस्तरां से बाहर निकलने के बाद एस्मेरिल्डा ने कहा, इसके लिए मुझे खेद है। सूरज गर्म था, सड़क पर फैल रहा था। चलते समय उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। वह कल रात वाली आत्मविश्वासी लड़की जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। इराइल कभी कभी ऐसा ही व्यवहार करता है, उसने आगे कहा। उसकी आवाज धीमी थी, मानो वह इस पूरे दृश्य से शर्मिंदा हो। लूसियस ने हाथ बढ़ाया और अपने बालों में हाथ फेरा। वह गुस्से में नहीं लग रहा था, बल्कि वह उबा हुआ लग रहा था। मुझे आश्चर्य है कि आपने उसे इधर उधर क्यों घूमने दिया, लूसियस ने कहा। एस्मेरिल्डा ने अपना मुंह खोला, झिझकी, फिर बोली, वह मेरा बचपन है। लूसियस ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। पता नहीं तुमने गौर किया या नहीं, पर वो कुछ योजना बना रहा है। लोग तुम्हें सिर्फ मजे के लिए पीछा करने वाले की तरह नहीं देखते।
वो तुम्हें बचाना नहीं चाहता। ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हें किसी डिब्बे में बंद करके रखना चाहता है। उनके शब्द स्पष्ट थे, शायद कठोर भी, लेकिन उनका आशय यही था। एस्मेरल्डा ने अपने होंठ काट लिए। टिन्नी ने पहले भी लगभग यही बात कही थी। ऐसा लग रहा था जैसे टिन्नी उसे फिर से परेशान कर रही हो। बचपन में उनके साथ खेले गए इन सब के बाद वो उस समय इस बात पर यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या इसमें कुछ ऐसा था जिस पर यकीन न किया जा सके? वह उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लूसियस के सामने इस तरह खड़ा हो गया क्योंकि वे साथ में खाना खा रहे थे। उसने कहना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ा गई। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, लूसियस का फोन बज उठा। उसने फोन निकाला, स्क्रीन पर नजर डाली और आह भरी। ठीक है, उसने फोन वापस जेब में रखते हुए कहा, आज के लिए शुक्रिया। तुम्हारे साथ फिल्म देखना मजेदार था। में वह आगे बढ़ा और बिना ज्यादा सोचे उसके सिर पर धीरे से थपथपाया। इस इशारे से वह वहीं जम गई, उसकी आंखें खाली हो गईं। बाद में, और बस ऐसे ही, वो चला गया। उसने उसके उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। कुछ ही सेकंड में भीड़ ने उसे निगल लिया और वह अकेली सड़क पर खड़ी रह गई। एस्मेरल्डा उस स्थान को घूर रही थी जहां वह गायब हो गया था। उसके होंठ खुले हुए थे जैसे कि वह अभी भी कुछ कहना चाहती हो। धीरे धीरे उसके हाथ पीठ के पीछे मुट्ठियों में बंध गए। फिर उतनी ही धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने सोचा, कम से कम उसने ये तो नहीं कहा कि वह फिर कभी बाहर नहीं जाना चाहता। राहत की लहर उसके सीने में दौड़ गई और पहले का तनाव दूर हो गया। उसे अचानक अपनी मुट्ठी हवा में उठाने, विजय का जयघोष करने और बच्चों की तरह जश्न मनाने की इच्छा हुई। आज का दिन सफल रहा। लूना ने अपनी घड़ी देखी जब वह हवेली के बाहर खड़ी थी और पत्थर के रास्ते पर पैर पटक रही थी। मुझे आश्चर्य है कि लूसियस कहाँ चला गया, उसने सोचा। उसने अभी अभी उसे संदेश भेजा था कि वह आ रहा है। लेकिन ये कुछ समय पहले की बात है। वह वास्तव में आज उन ड्रोन भागों को प्राप्त करना चाहती थी। ये सिर्फ खरीदारी की यात्रा नहीं थी, ये स्ट्रीम के लिए महत्वपूर्ण थी। लूसियस ने ही यह विचार सुझाया था क्योंकि वे किसी भी समय उच्च रैंक वाले कालकोठरी में प्रवेश कर सकते थे। उसने अपने बैग का पट्टा ठीक करते हुए आह भरी। मैंने सुरक्षात्मक पोशाक में भी बदलाव कर लिया। मुझे बस मन चैनलों को फिर से रूट करना था। लूना ने खुद को रोका और अपने माथे पर मालिश की। लूसियस ने कहा था कि मुझे चीजों को ज्यादा जटिल बनाना बंद कर देना चाहिए, उसने खुद को याद दिलाया। शायद वह सही था। फिर भी वो उसे कुछ ठोस दिखाना चाहती थी, कुछ ऐसा जिससे ये साबित हो कि वह छापे में उपयोगी हो सकती है। अगली स्ट्रीम आने वाली थी और वह पृष्ठभूमि में खड़ी होकर सुरक्षित रहना नहीं चाहती थी, भले ही उसे यह पसंद हो। जैसे ही उसने लंबी सांस ली, उसके सामने एक परछाई प्रकट हुई। लूसियस हमेशा की तरह सहज भाव से वहीं खड़ा था, उसका एक हाथ उसकी ओर बढ़ा हुआ था। अरे, उसने सादगी से कहा। उसके हाथ में एक कप था जिसमें एक स्ट्रॉ निकला हुआ था। स्मूदी। उसके गाल तुरंत ही फूल गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, उसने कप छीनते हुए कहा। और तुम स्मूदी लेने गए थे? हाँ, उसने ऐसा कहा जैसे ये दुनिया का सबसे स्वाभाविक उत्तर हो। तुम बहुत असंवेदनशील हो, लूना बुदबुदाई, लेकिन जैसे ही ठंडे पेय ने उसके होठों को छुआ, उसकी चिड़चिड़ाहट गायब हो गई। उसने उसे एक लंबे घूंट में पी लिया। लूसियस ने मुस्कुराहट को रोका। वह कुछ देर पहले ही एस्मेरल्डा के साथ मूवी डेट से लौटा था और यह बात वह खुलकर नहीं कहने वाला था। उसे यह प्रबल आशंका थी कि यदि लूना को इस बात का पता चल गया तो उसे लंबे समय तक दिन का उजाला देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए वह चुप रहा और सीधे अपनी कार की ड्राइवर सीट पर चला गया। लूना भी पीछे पीछे आकर यात्री सीट पर बैठ गई। लूसियस ने अपनी जेब से चाबी निकाली, उसे इग्निशन में डाला और इंजन एक धीमी गड़गड़ाहट के साथ चालू हो गया। तुमने फिर से दुकान का नाम क्या बताया था? उसने कंधे उचकाते हुए पूछा। मैंने तुम्हें ये संदेश भेजा है, लूना ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहा। चलो। लूसियस थोड़ा और करीब झुका और उसे कुछ ऐसा दिया जो खतरनाक रूप से पिल्ला की आंखों के करीब था। वह जम गई, फिर आह भरी। ठीक है, उसने तुरंत हाथ मोड़ते हुए कहा। इसे ब्रिजफोर्ट नेक्सस सप्लाईज कहते हैं। खुश हो? बहुत। लूसियस ने डैशबोर्ड स्क्रीन पर नाम टैप किया और उसे कार के सिस्टम के साथ सिंक कर दिया। फिर एक झटके से उसने ऑटो ड्राइव चालू कर दिया और अपनी सीट पर पीछे झुक गया। आपने इसे ऑटो ड्राइव पर क्यों रखा है? लूना ने आंखें फाड़कर पूछा। हाँ, नियमित ड्राइविंग का क्या हुआ? जब आप गाड़ी चलाते थे तो अच्छे लगते थे, जब आपके पास तकनीक है तो फिर परेशान क्यों होना? उन्होंने अपनी आंखें बंद करते हुए पूछा।
वो एक क्षण तक उसे घूरती रही, फिर आह भरते हुए अपनी स्मूथी को और जोर से चूसने लगी। उसके आलस्य को कोई नहीं मार सकता था। ... कार आसानी से सड़कों पर चलती हुई दुकान के ठीक सामने रुक गई। इमारत बहुत आकर्षक नहीं थी, यह एक औसत तकनीकी स्थान जैसी दिखती थी, बस पर्याप्त चौड़ी थी। कांच के दरवाजे थे और अंदर से हल्की नीली चमक आ रही थी। लुसियस पहले बाहर निकला, अपना दरवाजा बंद किया और उस जगह को देखा। हाँ, ये पुरानी यादें ताज़ा कर देने वाला है, उसने सोचा। इससे उसे पृथ्वी पर अपने पुराने पड़ोस की एक दुकान की याद आ गई। बहुत पहले जब वह हवेली में रहने के लिए गया था। इससे पहले कि वह ज्यादा देर तक देखता, लूना ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींच लिया। चलो, उसने कहा, यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते, इसलिए ये जगह आराम से बैठकर अच्छे पाट्स पाने के लिए एकदम सही है। लुसियस ने स्वयं को दरवाजे की ओर घसीटने दिया। अंदर दुकान उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक साफ सुथरी और पेशेवर दिख रही थी। अलमारियों को बड़े करीने से व्यवस्थित किया गया था और उनमें विभिन्न मशीन के पुर्जे रखे हुए थे। तापमान ठंडा था, कमरे में कई एयर कंडीशनर चल रहे थे। लेकिन काउंटर पर पहुंचते ही वह पेशेवर रवैया खत्म हो गया। पीछे वाला आदमी अपनी कुर्सी पर पीछे झुका हुआ था, उसकी नजरें उसके हाथ में गेम कंसोल पर टिकी थीं। उसके अंगूठे बटनों पर जोर जोर से टैप कर रहे थे, उसका ध्यान पूरी तरह से कहीं और था। सुप्रभात, लूना ने विनम्रता से अभिवादन किया। उस आदमी ने ऊपर भी नहीं देखा। लुसियस ने भौहें उठाईं। उसकी उंगलियां हल्की सी फड़की, उसे अचानक अंतरिक्ष जादू से कंसोल को हवा में उठाने की इच्छा हुई, ताकि वह आदमी घबरा जाए। लेकिन लूना ने उसकी आस्तीन हल्के से पकड़ ली। मैं यहाँ कुछ मशीन पार्ट्स खरीदने आई हूँ, उसने शांत स्वर में कहा। आदमी ने घुरघुराते हुए कहा, अभी भी अपने खेल से नजरें नहीं हटा रहा था। अलमारियों की जांच करो, इसे यहाँ लाओ, मैं इसका मूल्यांकन करूंगा। लुसियस मुस्कुराया। आलसी आलसी को पहचानता है, उसने सोचा। लूना ने खराब सेवा को नजरअंदाज कर दिया और लुसियस को गलियारे में और अंदर खींच लिया। ठीक है, उसने दृढ़ता से कहा। मैंने तुम्हें जरूरत की चीजों की एक सूची भेजी है, उसे निकालो। बहाने के लिए कोई जगह नहीं है ना? लुसियस बुदबुदाया। उसने उसे ऐसी नजर से देखा कि वह तुरंत चुप हो गया। उसने अपना फोन निकाला और उसका संदेश खोला। पहली पंक्ति पढ़ी। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। हाइपरडेलेक। वह रुक गया, शब्द उसके मुंह में अटक गया। हाइपर डेलीगेशन क्वांटम मदरबोर्ड, लूना ने सहजता से कहा। लुसियस ने पलकें झपकाईं। बिल्कुल, मैं यही तो कहने वाला था। उसने आंखें घुमाई लेकिन मुस्कुरा दी। वे कांच के बक्सों की एक पंक्ति के सामने रुके, जिनमें से प्रत्येक में लेबल लगे मदरबोर्ड के विभिन्न मॉडल रखे हुए थे। ये ड्रोन का दिल है, उसने अलमारियों को देखने के लिए थोड़ा झुकते हुए समझाया। बाकी सब कुछ इसके इर्द गिर्द बना है। स्टेबलाइजर, मन कन्वर्टर, दिशात्मक पंख। इसके बिना पूरी चीज बिखर जाती है। उसकी उंगलियां सावधानी से गिलास के किनारों पर तब तक चलती रहीं जब तक कि उसे वह नहीं मिल गया जो वह चाहती थी। वह आगे बढ़ी और अगला भाग समझा दिया। हम इसे दोहरे चैनल नियामक के माध्यम से जोड़ेंगे ताकि यह अचानक होने वाले मैना स्पाइक्स को संभाल सके। और उसी समय एक और हाथ आगे बढ़ा और उसके हाथ से टकराया। वे दोनों ठिठक गए, दोनों एक ही मदरबोर्ड को पकड़े हुए थे। उसके बगल से आए आवाज ने बिना कोई रुकावट अपना वाक्य पूरा किया, और अतिप्रवाह को द्वितीयक संधारित्र में पुनः भेजो। लूना का सिर अचानक ऊपर उठा। लुसियस की आंखें सिकुड़ गईं। अरे, यह मेरा है, दोनों ने एक साथ कहा। और बस इसी तरह शांतिपूर्ण खरीदारी यात्रा समाप्त हो गई। लुसियस को लूना की आधी बातें भी समझ में नहीं आईं। वह दोहरे चैनल नियामकों और अतिप्रवाह को द्वितीयक में पुनर्निर्देशित करने जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही थी। जो भी हो, वह उसके बगल में खड़ा था, ऐसा दिखावा कर रहा था कि वह उसका अनुसरण कर रहा है, लेकिन सच कहूं तो उसके वाक्य शोर जैसे लग रहे थे। अपने पिछले जन्म में वह ड्रोन को असेंबल करने में भी असमर्थ था, अब वह इसे कैसे समझेगा, क्योंकि यह तो और भी जटिल हो गया है। हालांकि वह एक बात बता सकता था, वह उत्साहित थी। जब भी लूना की आंखों में वह चमक दिखाई देती तो यह उसके लिए मुसीबत बन जाती। लेकिन अभी भी एक और गीक, उसने सोचा, वे खरगोशों की तरह क्यों बढ़ते हैं? मैंने इसे पहले छुआ था, तुम्हें दूसरा ढूंढना चाहिए। लूना की आवाज दृढ़ थी। उसके हाथ में एक अजीब सा हार्डवेयर का टुकड़ा था, जैसे वह कोई पवित्र अवशेष हो। उसके सामने एक अजनबी खड़ा था। उसने अपने चेहरे पर एक हुड पहना हुआ था और अपनी आंखों पर काला चश्मा पहना हुआ था। यह उस तरह का लुक नहीं था जिसे कोई स्टाइल के लिए पहनता है। यह ऐसा था जो चिल्लाता था कि मुझे पहचानो मत। लुसियस ने पहले भी इस तरह का भेष देखा था।
वे स्ट्रीमर जो भीड़ द्वारा घेर लिए जाने से बचना चाहते थे। उनमें से बहुत सारी वास्तविक फिल्मों में थीं, जिनमें वह फिल्म भी शामिल थी जो उन्होंने आज एस्मे के साथ देखी थी। और कोई नहीं है, हुड वाली औरत ने आखिरकार कहा। इस दुकान में यही एक हाइपरडेलीगेशन क्वांटम मदरबोर्ड है। और अगर आप इस बात पर बहस करना चाहते हैं कि इसे सबसे पहले किसने छुआ था। उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। यह मैं थी। लूसियस ने भौहें उठाई। उनके लिए यह एक सपाट बोर्ड मात्र था जिस पर कुछ चिप्स लगे हुए थे। वह ऐसी किसी बात पर लड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन लूना के कंधे अकड़ गए। उसके होंठ एक पतली रेखा में दब गए। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि वह लड़ने जा रही है। शायद काट भी ले, वह शायद ऐसा कर सकती है। फिर लूना ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसने अपना हाथ नीचे कर लिया और खुद को मुस्कुराने पर मजबूर किया। ठीक है। उसकी आवाज शांत और निराश थी। बहस करने का कोई मतलब नहीं था। वे हमेशा किसी दूसरी दुकान पर जाकर दूसरा ले सकते थे। हालांकि मैंने इस बोर्ड के इर्द गिर्द नए ड्रोन के लिए योजनाएं बनाई हैं। उसने सोचा, मैं इसे फिर से डिजाइन कर सकती हूँ। इसमें ज्यादा समय लगेगा, लेकिन मैं अगली स्ट्रीम से पहले इसे काम में ला सकती हूँ। वह अपने मन में विचार सोच ही रही थी कि अचानक हुड वाली महिला ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। लूना जम गई। महिला ने पूछा, आपने जो कहा उसके अनुसार आप ड्रोन बनाना चाहते थे, है ना? उसकी पकड़ मजबूत थी। मैंने सुना है कि आप एक के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, लूना ने सावधानी से कहा। उसने नजरें फेर ली और दुकान की तरफ देखने लगी, लेकिन मैं ये बात किसी अनजान व्यक्ति से नहीं कह सकती। महिला मुस्कुराए। ये चौड़ा तो नहीं था, पर आत्मविश्वास से भरा था। आप इसे मेरे साथ साझा कर सकते हैं। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपना हुड पीछे खींच लिया। चश्मा भी उतर गया। लूसियस ने अंततः उसका चेहरा देखा। वह सुंदर थी। उसके बाल हल्के सुनहरे रंग के थे, जो दुकान की नीली रोशनी को चांदी के रेशों की तरह पकड़ रहे थे। उसकी नीली आंखें तेज थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वे आपके आर पार देख सकती हैं। उसके गालों की हड्डियां ऊंची थीं और उसका जबड़ा सुंदर था। उसके चेहरे की हर चीज महंगी लग रही थी। वह देखने में ऐसी लग रही थी जैसे वह पुराने खून की हो, शायद उत्तरी कुलीन वर्ग की। लूसियस को सबसे करीबी अनुमान रूसी भाषा का ही था। वह पृथ्वी पर मौजूद रूसी महिला की तरह दिखती थी, हालांकि उसका उच्चारण रूसी जैसा नहीं था। लूसियस ने पलकें झपकाईं। वह उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाया, लेकिन लूना ने ऐसा किया। परिवर्तन तुरंत हुआ। उसका पूरा चेहरा चमक उठा, मानो किसी ने उसके अंदर दीपक जला दिया हो। उसका जबड़ा खुला रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके होंठ ऐसे कांप रहे थे जैसे वह खुशी से चीख पड़ेगी। डोमिनी, वह हौंफते हुए बोली। लेकिन नाम निकलने से पहले ही गोरी महिला ने लूना के मुंह पर अपनी हथेली रख दी। शश। उसकी नजर काउंटर पर पड़ी। संदेश स्पष्ट था। वह नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले। लूना ने जल्दी से सिर हिलाया। यहाँ तक कि मुंह पर हाथ रखे होने के बावजूद उसकी मुस्कान बढ़ती जा रही थी। दोनों महिलाएं दुकान के एक शांत कोने की ओर तेजी से चली गईं। लूसियस ने आह भरी। उसने अपने हाथ जेबों में डाले और पीछे चल दिया। इसमें घोटाले की बू आ रही थी। वह लूना को किसी धूप का चश्मा पहने सेलिब्रिटी द्वारा अपहरण नहीं होने देना चाहता था। जब वे काउंटर से दूर पीछे की ओर रुके तो उसने पूछा, तो ये फिर कौन है? गोरी औरत ने उसे देखा। ये शत्रुतापूर्ण नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे आंक रही थी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, लूना उत्तेजना से लगभग फट पड़ी। उसने शरारत से उसे कोहनी मारी और ऐसे मुस्कुराई जैसे सांस ही न ले रही हो। उसने उस औरत की तरफ देखा और सिर हिला दिया। मुझे नहीं लगता कि दुकान के इस तरफ कोई कैमरा है। तुम्हें पता नहीं चलेगा क्योंकि तुम अभी कुछ महीने पहले ही जागे हो, उसने जल्दी से कहा। लेकिन ये डोमिनिका विल्मसेवर्थ है, मेरी आदर्श। वो पहली इंसान है जिन्होंने एक ऐसा उन्नत ड्रोन बनाया है जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े गिल्ड भी करते हैं। यहाँ तक कि स्ट्रीमर भी युद्धों के प्रसारण के लिए उनके मॉडल पर भरोसा करते हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसकी आवाज बढ़ती गई, उसके शब्द बहुत तेजी से लड़खड़ाते गए। उसने दुनिया का पहला लड़ाकू ड्रोन बनाया, एक गुफा में, सिर्फ कबाड़ से। जानते हो इसका क्या मतलब है, लूसियस? उसने सब कुछ बदल दिया। वो डोमिनिका विल्मसेवर्थ है। लूसियस की आंखें चौड़ी हो गईं। उस कारण से नहीं जो उन्होंने सोचा था। टोनी स्टॉक। उसने भावशून्य भाव से सोचा, क्या लेखक ने सचमुच पूरी कहानी की नकल की है? वह डोमिनिका को घूरता रहा, प्रभावित नहीं हुआ। और वह हमें कहाँ घसीट कर ले जा रही है? लेकिन उसके जैसा कोई यहाँ क्या कर रहा है? लूसियस ने अंततः पूछा।
डोमिनिक मंद मंद मुस्कुराया। वह एक शांत मुस्कान थी। मैं यहाँ गुप्त रूप से काम करता हूँ। वह मुड़ी और दुकान के पीछे का दरवाजा खोला। एक हल्की नीली चमक फैल रही थी। उसके पीछे एक प्रयोगशाला फैली हुई थी। लुसियस की नजर उस पर पड़ी। ऊपरी रोशनी में चांदी की मेजें चमक रही थीं। एक तरफ दीवारों पर औजार रखे हुए थे जो बड़े करीने से रैक में व्यवस्थित थे। उसकी कार्य टेबल पर ड्रोन के विभिन्न भाग रखे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी परियोजना के बीच में हो। यह ऐसी जगह थी जिसे लूना कभी छोड़ना नहीं चाहेगी। डोमिनिक अंदर चला गया। उन्होंने गर्मजोशी से कहा, और मैं हमेशा किसी प्रशंसक से मिलकर प्रसन्न होती हूँ। वह लूना की ओर मुड़ी और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। तो क्या हम आपके ड्रोन पर एक साथ काम करेंगे? उसकी मुस्कान चकाचौंध कर देने वाली थी। लूना का दिल लगभग उसकी छाती से बाहर निकल आया। यह उसका सपना था, न केवल डोमिनिक विम्सवर्थ से मिलना बल्कि उनके साथ काम करना। लुसियस ने यह दृश्य देखा। उसने आह भरी। मैं समझ सकता हूँ कि वे क्यों कहते हैं कि अपने आदर्शों से कभी न मिले, उसने कड़वाहट से सोचा। जाहिर है वह लूना का काम चुराने की कोशिश कर रही है। और लूना सितारों के चक्कर में इतनी डूबी हुई है कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। इससे परेशानी होने वाली थी। क्या वह उसकी मदद करना चाहता था? हाँ, लेकिन फिर इस बारे में सोचते हुए लुसियस ने निर्णय लिया कि वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। वह हमेशा लूना की रक्षा के लिए मौजूद नहीं रहने वाला था। अगर वह इस तरह की दुनिया में जीवित रहना चाहती थी तो उसे खुद ही यह सीखना होगा कि इस तरह के लोगों से कैसे निपटना है। एक दुष्ट दुनिया जो षड्यंत्रकारियों, चोरों और ऐसे लोगों से भरी है जो आपकी पीठ में चाकू भोंकते हुए भी मुस्कुराते हैं। इसके अलावा वह जिज्ञासु था। वह देखना चाहता था कि डोमिनिका वास्तव में लूना से क्या चाहती है। आपके साथ काम करना सम्मान की बात होगी, लूना ने आखिरकार कहा। आखिरकार यही तो उसका सपना था। लेकिन क्या आपको यकीन है कि आपको मेरे साथ काम करना चाहिए? आपकी पिछली पोस्ट में लिखा था कि आप एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए ग्रिड से बाहर जा रहे हैं। डोमिनिका केवल मुस्कुराए। अचानक पूछे गए प्रश्न से उसे कोई परेशानी नहीं हुई। जब वह कोने में कॉफी मशीन की ओर शांत से बढ़ रही थी तो उसके हल्के सुनहरे बाल कार्यालय की रोशनी में आ गए। तुम बहुत तेज हो, उसने गर्मजोशी से कहा। मुझे ये पसंद है, लेकिन हाँ, मैं इस समय मुख्यधारा के नेटवर्क से ब्रेक पर हूँ। मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि मैं अपना अगला आइडिया एकांत में लिखूं। लूना ने जोर से सिर हिलाया। उसने 3 कप कॉफी डाली। आप कॉफी लेंगे, है ना? मेरे पास और कुछ नहीं है। डोमिनिका ने मशीन से उठती भाप को देखते हुए अपना सिर थोड़ा सा घुमाते हुए कहा। बेशक हम कॉफी लेंगे, लूना ने तुरंत जवाब दिया। डोमिनिका के होठों पर मुस्कान आ गई जब वह कप वापस ले जा रही थी। उसकी नजरें लूना के चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। उसने एक कुर्सी लुसियस के सामने रखी, फिर एक लूना के सामने, और फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। लुसियस ने अपने कप में घूमते काले तरल को देखा। उसने उसे उठाया, रोशनी के सामने झुकाया, फिर संदेह से उसे सूंघा और फिर सावधानी से एक घूंट लिया। फिर एक और। उसने पलकें झपकाईं। अच्छा, अरे बाप रे, जो देखने में तो हमें लूटना चाहती है, वो तो बहुत अच्छी कॉफी बनाती है। उसके सामने लूना ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपनी कॉफी जल्दी जल्दी घूंटों में गटक ली और धीरे से आह भरते हुए कप साइड टेबल पर रख दिया। बहुत अच्छी कॉफी है, शुक्रिया। फिर उसने गहरी सांस ली। क्या कोई तरीका है जिससे मैं अपना प्रोजेक्ट सामने ला सकूं? डोमिनिका की मुस्कान चौड़ी हो गई। जरूर। 1 मिनट के अंदर ही उन्होंने ऑफिस के कोने में एक प्रोजेक्टर लगा दिया। लूना ने उसे अपने फोन से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही वह प्रोजेक्टर पर खेल रहा था, उसमें से नीली सफेद रोशनी निकल रही थी। लुसियस ने अपनी बाहें मोड़ ली और देखने लगा। लूना ने रिमोट उठाया, गहरी सांस ली और कहा, मैं इसे D430 DC कहता हूँ। मैंने इसका नाम आपके पुराने प्रोजेक्ट के नाम पर रखा है जहां आपने पहला युद्ध ड्रोन बनाया था। यह मेरा अपना डिजाइन है, युद्ध के लिए बनाया गया एक ड्रोन। उसने बटन दबाया। योजनाबद्ध चित्र दीवार पर दिखाई दिया। लुसियस ने आंखें सिकोड़ ली। वह रेखाओं, संख्याओं, चमकते नोड्स और जटिल लेबलों से भरे एक आरेख को देख रहा था। आज लगभग 3वीं बार। लेकिन रुको, उसने सोचा। जैसे ही उसने अपना फोन निकाला और जो कुछ भेजा था उसे दोहरा दिया। मदरबोर्ड के अलावा बाकी चीजें मेल नहीं खा रही थी। क्या उसे पहले ही पता चल गया था? उसने फिर से पलकें झपकाईं। लेकिन सच में, रिएक्टर, मन सप्लाई केबल, मन फीडबैक रेगुलेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टेबलाइजर, ये क्या बकवास है? बिल्कुल बकवास विज्ञान। ये किसी अंतरिक्ष यान का ब्लूप्रिंट लग रहा है, ड्रोन का नहीं। उसने अपनी कनपटियां रगड़ी। लेकिन डोमिनिका की आंखें चौड़ी हो गईं।
वह आगे झुकी और अपनी थोड़ी को हाथ पर टिकाकर प्रक्षेपण का अध्ययन करने लगी। यहाँ ये खंड, उसने एक क्षण रुककर ग्लाइडर विंग के योजनाबद्ध आरेख की ओर इशारा करते हुए कहा। आपने प्रत्येक स्टेबलाइजर कोर को सीधे मुख्य रिएक्टर से जोड़ा है। क्या इससे उच्च ऊर्जा वातावरण में प्रवेश करने पर अस्थिरता पैदा नहीं होगी? लूना ने सिर हिलाया। हाँ, अगर मैं स्टेबलाइजर्स को एक समान रखूं तो ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने उन्हें अतुल्यकालिक रूप से चलने के लिए डिजाइन किया है। प्रत्येक में एक अलग मैना डैम्पनिंग लूप है। इस तरह अगर एक ज्यादा गर्म हो जाता है या खराब हो जाता है तो दूसरे उसकी भरपाई कर सकते हैं। भार अपने आप पुनर्वितरित हो जाता है। डोमिनिका की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। दिलचस्प है। और बिजली की बर्बादी का क्या? कई डैम्पनिंग लूप चलाने में बहुत ऊर्जा खर्च होगी। मैंने इसका हिसाब रखा है, लूना ने सहजता से उत्तर दिया। उसने एक क्लिक के साथ स्लाइड को हिलाया, जिससे नोटों का एक और सेट सामने आया। मन चैनल अनुनाद केबलों से मजबूत किए गए हैं। वे आउटपुट का 25% रिसाइकल करते हैं, उसे वापस स्टेबलाइजर में लूप करते हैं। ये पूरी तरह से सही तो नहीं है, लेकिन इससे ऑपरेशन का समय कम से कम 40 मिनट बढ़ जाता है। डोमिनिका ने अपना सिर झुकाया, साफ तौर पर प्रभावित होकर। चतुर, बहुत चतुर। लूसियस का कॉफी पीते पीते गला लगभग घुट गया। आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? ये तो साइंस फिक्शन की काल्पनिक कहानी जैसा लग रहा है। एसिंक्रोनस डैम्पनिंग लूप्स, रेजोनेंट केबल्स। शायद आधुनिक दुनिया में रहना वैसा नहीं है जैसा विज्ञापित किया गया था। हालांकि डोमिनिका अभी खत्म नहीं हुआ था। और ये वाला हिस्सा यहाँ, उसने फिर इशारा किया। आपके ग्लाइडर के पंख, डिजाइन तो कारगर है, लेकिन अगर आप युद्ध की योजना बना रहे हैं तो क्या ये प्रक्षेप्य के प्रभाव से बहुत कमजोर नहीं होंगे? लूना मुस्कुराए। इसीलिए ये पंख सिर्फ धातु के नहीं हैं, ये परतदार हैं। मन युक्त मिश्रण, पतली टाइटेनियम शीटों के बीच में, लचीले, हल्के और थोड़े से दबाव में खुद ही ठीक हो जाने वाले। अगर कोई टूट भी जाता है तो मन की जाली उसे झेल लेती है और पूरी तरह टूटने से बचाती है। डोमिनिका धीरे से पीछे झुकी और अपनी बाहें क्रॉस करके बोली, प्रभावशाली। लूसियस समझ गया कि वह सचमुच यही कह रही थी। उसने ये भी देखा कि वह लूना के डिजाइन को कितनी सावधानी से देख रही थी। उसे आश्चर्य नहीं होगा यदि वह लूना से एक दो चीजें चुरा ले। कई और सवाल जवाब के बाद डोमिनिका आखिरकार वापस बैठी और एक बार ताली बजाए। मुझे ये डिजाइन बहुत पसंद आया। लूना ने धीरे से सांस छोड़ी, उसके चेहरे पर राहत की झलक दिखी। लेकिन वह यहीं नहीं रुकी। क्या मैं भी आपके प्रोजेक्ट देख सकती हूँ? उसने अपना सिर झुकाते हुए पूछा। उसकी आवाज विनम्र थी और उसका चेहरा लाल था, जिससे वह पूरी तरह से मासूम लग रही थी। डोमिनिका की भौहें थोड़ी सी उठ गईं। फिर वह मुस्कुराई, जरूर, कम से कम मैं तो यही कर सकती हूँ। उसने लूना को उसका फोन वापस दिया, खड़ी हुई और खुद प्रोजेक्टर के पास चली गई। उसने अपना उपकरण लगाया और दीवार पर एक नया आरेख बन गया। यह मेरा वर्तमान प्रोजेक्ट है, उसने शांति से कहा। मैं इसे लियो 3455 कहती हूँ। लूसियस का जबड़ा थोड़ा ढीला पड़ गया। यह विस्तृत था, अविश्वसनीय रूप से विस्तृत। दीवार पर रेखाएं और प्रतीक भरे हुए थे जो लूना से भिन्न थे, लेकिन उतने ही जटिल थे। डोमिनिका ने चिन्हित भागों की ओर इशारा किया। ये युद्ध उन्मुख नहीं है। मैंने इसे गति के लिए डिजाइन किया है। एक लंबी दूरी का ड्रोन जो अपनी श्रेणी की लगभग किसी भी चीज से आगे निकलने में सक्षम है। मैंने चपलता और सुव्यवस्थित ऊर्जा प्रवाह के लिए मारक क्षमता का त्याग किया है। लूना की आंखें चौड़ी हो गईं। वह मंत्रमुग्ध हो गई। वह आगे झुकी, हर पंक्ति, हर मोड़, हर संकेतन को आत्मसात करती हुई। उसके होंठ धीरे धीरे मुस्कुराहट में बदल गए। तो यही तो वो चीज है जो मैं खो रही थी, उसने सोचा। ये तो बिल्कुल सही है। अब मैं अपने ड्रोन को और भी बेहतर बना सकती हूँ। उसने डोमिनिका को अपना असली प्रोजेक्ट नहीं दिखाया। ये तो 2025 था, भगवान के लिए। अब कोई भी इन सस्ती चालों में नहीं फंसता। जब लूना ने अपनी मूर्ति को वहां खड़ा देखा तो उसे लगा कि वह बेहोश हो जाएगी। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे उसका दिल रुक गया हो। डोमिनिक विल्मसवर्थ वह व्यक्ति था जिससे मिलने का सपना वह तब से देख रही थी जब उसने अपने पहले ड्रोन के लिए सोल्डरिंग आयरन उठाया था। पहले तो सदमे ने उसे लगभग अभिभूत कर दिया था, लेकिन जैसे ही चक्कर आना बंद हुआ, उत्साह की बाढ़ आ गई। मुझे उसके काम की रूपरेखा देखने को मिली। मुझे सचमुच देखने को मिली, उसने खुद को अंदर ही अंदर समेटते हुए सोचा। डोमिनिका के डिजाइनों पर एक नजर डालने का रोमांच ही सार्थक था। भले ही चीजें अजीब लग रही हो, भले ही लूसियस चिंतित लग रहा हो, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि यह एक सपना सच हो गया था।
और मुझे बस उसे अपना बना प्रोजेक्ट दिखाना था। लूना ने अविश्वास में अपना सिर हिलाते हुए सोचा। वह अपनी वर्तमान परियोजना नहीं दिखाएगी और उसे संदेह है कि उसका आदर्श भी अपनी वर्तमान परियोजना दिखाएगा। आखिरकार हर कोई अपने पत्ते अपने सीने से लगाकर रखना पसंद करता है। जो कुछ उसने अभी अभी प्राप्त किया था उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं था। लूसियस की मदद से वह धीरे धीरे एक ऑनलाइन दुकान स्थापित कर रही थी। उनके दर्शक पिछले 1 महीने से उन पर ऐसा करने के लिए दबाव डाल रहे थे तथा उनसे अनुरोध कर रहे थे कि वे अपने प्रोटोटाइप को स्ट्रीम पर दिखाने के बजाय उन्हें बेच दें। उनके अंतहीन दान के कारण अब वह विश्वास के साथ कह सकती थी कि जब तक वे अगली बार छापेमारी करेंगे तब तक उनकी पहली उचित लाइन तैयार हो जाएगी। अब डोमिनिका की प्रणालियों की झलक पाने के बाद लूना को एहसास हुआ कि उसे अभी कितना कुछ सीखना बाकी है। हाँ, उसके ड्रोन चतुर थे लेकिन फिर भी वे खुरदुरे थे। डोमिनिका के डिजाइन में परिष्कार और अनुभव था। लूना थोड़ा झुकी, उसका चेहरा प्रशंसा से लाल हो गया। मुझे अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए धन्यवाद। वे हमेशा की तरह अद्भुत हैं। डोमिनिका के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। और आपके भी। मैं आपका नाम कभी ठीक से नहीं सुन पाई, उसने धीरे से अपना सिर झुकाते हुए कहा। लूना, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, डोमिनिका ने पलकें झपकाईं। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उसके दिमाग में ताला खुल गया हो। ओह, तो आप वह लोकप्रिय स्ट्रीमर हैं, उसने अचानक मुस्कुराहट के साथ कहा, जो बहुत अधिक जानकार लग रही थी। उसने एक बटन दबाया और उनके चारों ओर का प्रक्षेपण टिमटिमाकर बंद हो गया, जिससे प्रयोगशाला में हल्की रोशनी फैल गई। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। वास्तव में मैंने आपकी कुछ स्ट्रीम भी देखी है। उसकी नजर लूसियस की ओर गई, और मुझे लगता है कि वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है। लूना ने खुद को मुस्कुराने पर मजबूर किया, हालांकि सवाल की सीधी सादी भाषा ने उसे चौंका दिया। वह लूसियस है। डोमिनिका की मुस्कान और चौड़ी हो गई। 2 प्रतिभाशाली लोगों को साथ साथ देखकर अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपका रिश्ता लंबे समय तक चलेगा। उसका स्वर गर्मजोशीपूर्ण और उत्साहवर्धक था, मानो वह सचमुच ऐसा चाहती हो। लेकिन फिर वह और करीब झुकी, उसके होंठ लगभग लूना के कान को छू रहे थे। उसने फुसफुसाते हुए ऐसे शब्द कहे जो केवल उसके लिए थे। यदि अब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, डोमिनिका ने फुसफुसाते हुए कहा, प्रिय, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। लूना का पूरा शरीर अकड़ गया। उसकी सांसें रुक गईं। एक क्षण के लिए उसे लगा कि उसने गलत सुना है, लेकिन नहीं, उसने यह बात साफ साफ सुन ली थी। ये शब्द उसके कानों में बहुत जोर से गूंज रहे थे। वह आश्चर्य से डोमिनिका की ओर देखने लगी। क्या वह विवाहित नहीं थी? यदि साक्षात्कारों और लेखों को आधार बनाया जाए तो क्या आप खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रहे हैं? वह ऐसा कुछ क्यों कहेगी? लूसियस ने अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ आगे बढ़ने के लिए यही क्षण चुना। ड्रोन बनाने में उसकी मदद करने की पेशकश के लिए शुक्रिया। सच में, इसकी कद्र है। उसने अपनी बात पर जोर देते हुए लूना के कंधे पर हाथ रखा। लेकिन अभी तो मेरी उसके साथ योजनाएं हैं। डोमिनिका ने केवल अपना सिर झुकाया। मैं आपकी किसी भी योजना में बाधा नहीं डालना चाहती, उसने सहजता से कहा। वह पहले से ही अपना भेष बदल रही थी, अपने बालों पर हुड डाल रही थी और अपने चश्मे को सही जगह पर रख रही थी। लेकिन अगर मिस लूना मुझे ढूंढना चाहे तो मैं यहाँ आऊंगा। बस इतना ही था। वे दोनों एक साथ प्रयोगशाला से बाहर निकले। जैसे ही लूना दुकान की ठंडी हवा में वापस आए, उसका शरीर राहत से ढीला पड़ गया। जब तक वह प्रयोगशाला से बाहर नहीं निकली, उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वह प्रयोगशाला के अंदर कितनी तनावग्रस्त थी। बेचैनी से उसका पेट मरोड़ उठा। लूना ने खुद से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उसने मुझे असहज महसूस कराया। फुसफुसाहट, मुस्कुराहट, जिस तरह से उसने उसे देखा, इनमें से कुछ भी उस महिला जैसा नहीं लगा जिसकी वह इतने लंबे समय से प्रशंसा करती रही थी। मुझे लगता है कि हमारे आदर्श वैसे नहीं होते जैसा हम उन्हें मानते हैं, उसने गंभीरता से सोचा। उसके सीने में निराशा भर गई, लेकिन उसने खुद को इससे छुटकारा पाने के लिए मजबूर किया। आखिरकार उसे वो मिल ही गया जिसके लिए वो आई थी। उन्होंने डोमिनिका की प्रणालियों को पर्याप्त रूप से देखा था, जिससे उन्हें अपने ड्रोनों को पूर्ण रूप से उन्नत करने की प्रेरणा मिली। अकेले यही असुविधा सार्थक थी। बाहर निकलते हुए लूसियस ने उसकी तरफ देखा, तो क्या हम खरीदारी जारी रखेंगे या कौन सी शॉपिंग? लूना ने उसकी कलाई पकड़कर उसे इतनी तेजी से घसीटते हुए पूछा कि वह लगभग लड़खड़ा ही गया। मुझे एक बिल्कुल नया आइडिया आया है। मुझे अभी घर जाकर इसकी योजना बनानी होगी। उसकी आवाज ऊर्जा से भरी हुई थी। लूसियस मन ही मन करा उठा, उसे पट्टे से बंधे एक जिद्दी कुत्ते की तरह घसीटा जा रहा था।
वाह, उसने मुझे प्रेरित किया है। इसका मतलब है कि मुझे और ज्यादा रातों की नींद हराम होगी, ज्यादा बार टांका जलेगा और मेरे लिए ज्यादा तनाव होगा। फिर भी वह मुस्कुराया। कम से कम उसने अपना प्रोजेक्ट तो नहीं छोड़ा था। वह डोमिनिका से भी कुछ प्राप्त करने में सफल रही, बिना ज्यादा कुछ दिए। वह संभवतः अपने ड्रोन को और अधिक मजबूत बनाएगी। यह एक जीत थी, लेकिन इस जीत का मतलब उनके लिए अधिक तनाव था। लगता है मैं इस तनाव से कभी नहीं बच पाऊंगा, उसने कड़वाहट से सोचा। उम्मीद है कि आगे कोई और शर्मनाक पल हमारा इंतजार नहीं करेगा। यह विचार उसके मन में आते ही लूना की टक्कर दुकान के बाहर खड़े किसी व्यक्ति से हो गई। वह जोर से टकराए और लगभग उछलकर उस व्यक्ति की छाती से जा टकराए। वह लड़खड़ाते हुए उनकी ओर देखने लगी। वह आदमी सूट पहने हुए था। हालांकि यह कोई साधारण सूट नहीं था, बल्कि यह कवच की तरह चिकना और धातु जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटे मेचा को औपचारिक परिधान में छोटा कर दिया गया हो, जो वास्तव में स्मार्ट था। आदमी ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। उसकी नजर उसके चेहरे पर पड़ी। कौन है? लूना। लूसियस ने अपना हाथ उसके चेहरे पर घसीटा। बुला दिया, उसने निराशा में सोचा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज तीखी थी और अचानक उसमें आश्चर्य की बजाय झुंझलाहट भर गई। लूसियस ने पहले उसे और फिर लूना को घूरा। एक ही बाल का रंग, वही आंखें, यहाँ तक कि हड्डियों की संरचना भी वही है। जैसे ही लूसियस ने उस पर नजर डाली, ये स्पष्ट हो गया कि वह आदमी कौन था। क्या संभावना है? लूसियस ने सोचा। क्या मेरी किस्मत सचमुच इतनी खराब है? वह उपन्यास से जानता था कि यह आदमी कौन था। यद्यपि लूना के माता पिता ऑरलियन और नॉर्थक्वेस्ट से दूर एक शहर में रहते थे, फिर भी उसका एक बड़ा भाई था। कोई साधारण बड़ा भाई नहीं, ये व्यक्ति ल्यूक कैलर था, जो ऑरलियन में एक शोध प्रयोगशाला का प्रमुख वैज्ञानिक था, तथा एक ऐसी चीज का आविष्कारक था जिसने दुनिया को बदल दिया। उपन्यास के अकादमी आर्क में लूसियस को याद आया, एक नया उपकरण सामने आया था। यह मशीन अमीरों के लिए थी, उन लोगों के लिए जिनकी शक्तियां जागृत नहीं हुई थी। यह उन्हें लड़ने का मौका देने वाली थी। ये किसी जादू की तरह चमकदार या वास्तविक जागृत युद्ध की तरह शक्तिशाली नहीं था, लेकिन ये क्रांतिकारी था। साइबर सूट। और अभी ल्यूक कैलर यहाँ खड़े थे, उन्होंने इसे पूरी तरह से प्रदर्शित किया हुआ था। हालांकि लूसियस ने अनुमान लगाया कि यह एक प्रोटोटाइप था। बड़े भाई, लूना ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। उसकी आंखें चमक उठी और उसने उसके ठंडे स्वर को नजरअंदाज करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं लूसियस के साथ आई थी। इसे बचाओ। मैं नहीं जानना चाहता। ल्यूक ने उसकी बात बीच में ही रोक दी, उसे अपनी बात पूरी भी नहीं करने दी। लूना की मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। वह जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल गई और रास्ता बनाने लगी। ल्यूक बिना पीछे देखे ही अंदर घुस गया, उसके कदम ऐसे थे जैसे फर्श ही उसके रास्ते से हट जाएगा। लूसियस ने मन ही मन आह भरी। इस उपन्यास और इसके जटिल रिश्तों को धिक्कार है। ऐसा नहीं था कि लूना का अपने भाई के साथ रिश्ता खराब था। वह उससे प्यार करती थी, वह उसकी दिल से परवाह करता था, लेकिन उसे जताने का उसका तरीका बिल्कुल बेरुखा था, मानो उसके हर शब्द को असर करने से पहले उसे चुभना पड़ता हो। फिर भी लूसियस को उपन्यास से कुछ और भी पता था। ल्यूक कैलर भले ही एक भयानक भाई लगता हो, लेकिन वह हद से ज्यादा रक्षात्मक था। इसका मतलब लूसियस के लिए एक ही था, उसे अब किसी भी दिन अपनी जान पर हमले का सामना करना पड़ सकता था। इसके तुरंत बाद वे कार में बैठ गए। लूसियस उन्हें वापस घर ले जाने लगा। तो क्या तुम अपने भाई के बारे में बात करना चाहोगे? लूसियस ने पूछा। उपन्यास की बदौलत वह ल्यूक के बारे में पहले से ही बहुत कुछ जानता था, लेकिन लूना को नहीं पता था कि वह जानता है। उसे ऐसा अभिनय करना था जैसे वह सीख रहा हो। अच्छा, मैं क्या कहूँ? लूना ने कंधे उचकाए। वह तो परेशान भी नहीं दिख रही थी। उसकी आंखें फोन पर चिपकी हुई थीं, उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से घूम रही थीं। वह शायद पहले से ही नए ड्रोन डिजाइन तैयार कर रही थी। जहां तक मुझे याद है, मेरा भाई मेरे साथ रूखा व्यवहार करता रहा है। ये तब शुरू हुआ जब मैं घर से बाहर रहने लगी। लेकिन मुझे अब भी खुशी है कि वह ठीक है। अगर वह चिड़चिड़ा है, तो इसका मतलब है कि वह स्वस्थ है। लूसियस हंसा। वह इसमें कुछ नहीं कर सका। उसका तर्क अजीब था, पर साथ ही दिलासा देने वाला भी। वह अपने भाई के रवैये से परेशान नहीं थी, बल्कि उसे लग रहा था कि वह इससे पूरी तरह संतुष्ट है। वह शांत हो गया। उसे उसके दिल के भारी होने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वह उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी जितना उसने सोचा था। फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक कार अचानक हाईवे से आगे मुड़ गई।
टायरों की चीख हवा में गूंज उठी क्योंकि गाड़ी बेतहाशा मुड़ी और सीधे उनकी तरफ बढ़ रही थी। लूसियस ने अपने दांत पीस लिए। कार सीधे उसके यात्री की तरफ जा रही थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि उनके ठीक पीछे एक कार थी जो इतनी पास थी कि वह उसे पीछे नहीं मोड़ सकता था। उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपनी शक्ति से दुनिया को झुकाते हुए उनके चारों ओर अंतरिक्ष का विस्तार किया। दुश्मन की कार तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन उनसे टकराने के बजाय वह ऊपर उठ गई, मानो अदृश्य हाथों ने उसे ऊपर खींच लिया हो। जैसे ही वाहन किसी बच्चे द्वारा उछाले गए खिलौने की तरह हवा में ऊपर उठा, धातु कराहने और मुड़ने लगी। तभी ड्राइवर की सीट खुल गई। एक आदमी हवा में लुढ़कता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। वह कराह उठा, लड़खड़ाता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ और किसी तरह खड़ा हो पाया। लूसियस ने अपनी शक्ति से लटकी हुई कार को स्थिर रखा और उसे धीरे से सड़क के किनारे उतार दिया। फिर उसका ध्यान उस आदमी पर गया जो बाहर गिर गया था। अजनबी जवान लग रहा था, शायद 20 के आसपास का। उसके चेहरे पर चश्मा टेढ़ा था। उसकी कमीज पर सिलवटें थीं, सांसें तेज चल रही थीं मानो उसने शराब पी रखी हो। वह ऐसे लड़खड़ा रहा था मानो हर कदम उसे फिर से नीचे गिरा देगा। लेकिन उसकी नजरें लूसियस पर टिकी रहीं। लूसियस वॉन होहेनबर्ग, मुझे तुमसे नफरत है, वह चिल्लाया। उसकी आवाज गुस्से और नशे में गालियों से कांप रही थी। तुमने मेरी गर्लफ्रेंड चुरा ली। लूसियस ने पलकें झपकाईं, यहाँ तक कि लूना भी अपनी सीट पर जम गई। उद्धरण चिन्ह ... क्या? लूसियस ने धीरे से कहा। यह आदमी ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी कॉमेडी नाटक से सीधे निकलकर आया हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लूसियस ने शुष्क स्वर में सोचा, आखिर उसने मेरी रंगीन खिड़कियों के आर पार कैसे देखा। वह उस आदमी को एक पल के लिए घूरता रहा, फिर आह भरी। बिना कुछ कहे उसने गैस पर पैर रखा और गाड़ी चला दी। इस समय यह उपन्यास किस बारे में था? नशे में धुत आदमी की चीखें उनके पीछे धीमी पड़ गईं। ऐसे जोकर प्रयास के लायक नहीं थे। ... क्या मतलब है कि अलारा यहाँ नहीं है? जब विली उसका स्वागत करने के लिए आया तो उसने तेजी से पूछा। नौकरानी अपने साफ सुथरे गाउन में खड़ी थी, उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। लेडी अलारा को आज एक रेड मिशन पर जाना था, विली ने सहजता से बताया। यह उनका पहला रेडिंग है। उनके साथ जो लोग रेडिंग कर रहे हैं वे अनुभवी हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लूसियस ठिठक गया। उसका हाथ अभी भी दरवाजे की चौखट पर टिका हुआ था। फिर धीरे से उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और अपनी आंख के कोने पर हाथ फेरा, मानो आंसू पोंछ रहा हो। आह विली, अब मुझे विवरण दो, उसने भावुक स्वर में कहा। उसके दिमाग में नाटकीयता थी। मेरी बच्ची आखिरकार बड़ी हो रही है। उसके पंख फैल रहे हैं। वह घोंसला छोड़ रही है। ये बहुत ज्यादा था। उसे तुरंत उसकी जांच करनी थी और देखना था कि क्या वह ठीक है और क्या ये उच्च पदस्थ लोग वास्तव में उच्च पदस्थ हैं। लगता है मेरे कार्यक्रम में एक और काम जुड़ गया है, उसने सोचा।